नमस्कार। मैं 4-5 दिन के अहमदाबाद के अपने प्रवास के बाद आप सबके बीच फिर से लखनऊ पहुंच गया हूं और आज मैं फिर आपके सामने अपराध की एक और घटना लेकर आया हूं। आज के अपराध की घटना भी हालिया है, हाल फिलहाल की है, खुलासा कल ही का है, कल या परसों का। दुखद घटना है जो कल परसों आप लोगों को मैंने बताई थी, एक 13 वर्षीय बालिका की घटना। लगभग वैसी ही दुखद घटना ये भी है। मध्य प्रदेश के सागर जिले में 20 अप्रैल 2024 को बिलहरा चौकी पर एक दंपति और उनके साथ आसपास के 3-4 लोग एक गुमशुदगी लिखाने के लिए पहुंचे और ये बताया कि उनकी 13 साल की बच्ची आज यानी 20 अप्रैल को ही शाम को 3 बजे के बाद से नहीं मिल रही है, गायब हो गई है, कहीं चली गई है, कुछ पता नहीं लग रहा है। सभी संभावित स्थानों पर हम लोगों ने देखा लेकिन कुछ भी पता नहीं लग रहा है। बात गंभीर थी। पुलिस ने तुरंत गुमशुदगी लिखी। गुमशुदगी लिखने के बाद काम शुरू किया। पुलिस की एक टीम उनके घर पहुंची, पूछताछ की और पूछा कि बच्ची अपने साथ कोई मोबाइल ले गई है, तो बताया गया कि नहीं, उसके पास कोई मोबाइल नहीं था। फिर पुलिस ने उनकी माँ, पिताजी, एक और पारिवारिक सदस्य जो रहते थे, सबके मोबाइल नंबर लिए, उनके सीडीआर निकाले और सीडीआर में 19 तारीख की एक कॉल ऐसी आई जिसके लिए गुमशुदा बच्ची की मां ने यह बताया कि उसके किसी दोस्त की कॉल थी। मां से पूछा गया कि क्या नाम बताया, तो बोले साहब बच्ची की दोस्तों की जब भी कोई का फोन आता है कोई नाम पता मैं नहीं पूछता हूं। लेकिन ये फोन शाम को 3 बजे के आसपास आया था। पुलिस ने खैर जब वो नहीं बता पाई कुछ, तो पुलिस ने इसकी लोकेशन ट्रेस की, तो लोकेशन आई रानगिरी। रानगिरी में एक बड़ा मेला भी लगता है और नवरात्रों में बहुत बड़ा मेला लगता है इसका। रानगिरी में जब इसकी लोकेशन आई, पुलिस ने किसी दूसरे तरीके से इसका फिजिकल वेरिफिकेशन किया, तो पुलिस उस युवक तक पहुंच गई। पूछताछ में उसने बताया कि उसकी सैलून की दुकान है, कटिंग सैलून की, हेयर कट की। लड़की के बारे में पूछा गया तो उसने कहा साहब ये कैसे बता सकता हूँ, आप देख लीजिए, दिन भर में 50 लोग आते हैं और कोई लड़की आई होगी या उसके किसी दोस्त ने फ़ोन कर दिया होगा। देखिए सामने फ़ोन रखा हुआ है, लोग आते हैं और कहते हैं कि साहब ये मुझे ज़रा फलां को बुलाना है, ढिकाना को बुलाना है। बहरहाल ये कह के उसने बात को टाल दी और पुलिस को भी ऐसा लगा कि हाँ बात इसकी जेन्युइन है। लेकिन चूंकि मेला वहां पर बड़ा लगता है और सीसीटीवी फुटेज रानगीर में मेले के कारण बहुत से लोगों ने भी, वैसे भी लोगों ने लगवा रखे हैं। घर वालों ने बताया कि हम लोग अभी हाल में ही 17 तारीख को रानगीर के मेले में भी गए थे और परिवार के लोग अक्सर रानगीर मेले में आते जाते रहते हैं। चूंकि ये फ़ोन वहाँ से आया था और लड़के की लोकेशन रानगीर मिली जिसकी सैलून की दुकान थी, तो पुलिस के पास और प्रोसीड करने के लिए कुछ नहीं था सिवाय इसके कि रानगीर में 19 तारीख की रात से लेके और 20 तारीख की दोपहर से लेके 20 तारीख की रात तक के सारे सीसीटीवी फुटेज चेक किए जाएं। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज चेक करने शुरू किए। अंतिम बार जिस समय वो अपने गांव में या घर में दिखाई पड़ी थी, उसके बाद रानगिरी तक पहुंचने का जो समय लगता है, उसके
उस बीच के प्रिसाइज टाइमिंग में 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा में पुलिस ने इसको चेक करना शुरू किया, सीसीटीवी फुटेज, और पुलिस को सफलता भी मिली। पुलिस ने एक फुटेज में शाम को 6, साढ़े 6 बजे दीपक पटेल, जिसकी उम्र करीब 25 साल है, उसके साथ मोटरसाइकिल पर जाते हुए बच्ची को देख लिया। पुलिस ने दीपक पटेल का चूंकि नाम पता लग गया, लोगों ने बताया गांव का रहने वाला है, और पुलिस ने बिलहरा से ही उसको उठा लिया। दीपक ने बताया कि बच्ची हमारे मोहल्ले में ही रहती है, हम उसको अच्छी तरह जानते हैं, वो भी हमको जानती है। हम अपने घर से निकल रहे थे, रास्ते में इसने मुझे रोक कर कहा कि दीपक भैया आप कहाँ जा रहे हैं। मैंने बताया कि मैं रानगीर तक जा रहा हूँ कुछ सामान लेने के लिए। तो उन्होंने कहा दीपक भैया हमको भी वहीं छोड़ दीजिएगा, मुझे भी कुछ सामान लेना है। मैंने उसे अपने मोटरसाइकिल पे बिठा लिया, और रानगीर में उस दिन मेला भी था, भीड़ भाड़ में वो बोले भैया उतार दीजिए, मैं चली जाऊंगी, और मैं चला आया। जब रानगीर तक उस बच्ची की लोकेशन मिल गई तो पुलिस ने वहां 50 लोगों के बयान नोट किए, फोटो दिखाई, सीसीटीवी फुटेज में जो फोटो दिखाई गई, जहां पर वो लास्ट सीसीटीवी फुटेज में उतरना उसका दिख रहा था वो दिखाई गई। तो लोगों ने अंदाज से बताया कि हाँ साहब दिखी थी, हाँ साहब इस दुकान पे थी, हाँ साहब उस दुकान पे थी। लेकिन इसी बीच में 23 अप्रैल को उसकी लाश मिल गई। रानगीर के देहार नदी में उसका शव उतराता हुआ मिला। गांव वालों ने देखा, गांव वालों ने खबर की, और फिर परिवार वालों ने जाकर उसकी पहचान की। इधर दीपक पटेल से बातचीत हो ही रही थी, उसने पूरी बात बता दी, और सैलून का जिसका नंबर 19 तारीख को आया था, जिसमें सैलून वाले ने, सैलून के ओनर ने ये बता दिया था कि साहब बहुत से लोग आते जाते हैं, हमें इसका बिल्कुल पता नहीं है। पुलिस ने सैलून से श्याम मिलन को उठाया, उसकी उम्र 19 साल है। क्योंकि पूछताछ में लोगों ने यह भी बता दिया कि हाँ साहब सैलून में दिखी थी, देर तक इंतजार कर रही थी, पता नहीं उसे अपने बाल संवारने थे, कटवाने थे, और कौन सी बात थी ये नहीं पता, लेकिन वो बहुत देर तक सैलून में बैठकर इंतजार कर रही थी। क्योंकि पुलिस ये भी ढूंढती है कि उस समय कौन कौन बाल कटाने आया था। अगर बार बार को याद रहता है कि साहब फलाने भी आए थे, ठिकाने भी आए थे, उनसे जब पूछताछ हुई, करीब 30 लोगों से पूछताछ हुई थी रानगीर के उस मेले में, सैलून के आसपास, जहां लड़की का उतरना बताया गया था। श्याम मिलन 19 साल के इस लड़के को पुलिस ने उठाकर थाने पर ले आई। थाने पर उससे पूछताछ शुरू की गई। पूछताछ में उसने अपने एक साथी अक्षय सेन, उसकी भी उम्र 19 साल थी, उसके बारे में बताया। फिर आप समझ ही रहे हैं, बच्ची की लाश मिल गई, समझ में आ गया कि रानगीर तक आई। रानगीर से वो बहुत दूर नहीं है, देहार नदी, रानगीर की ही देहार नदी है, वहाँ से बहुत दूर नहीं है, इसका मतलब वहीं आसपास है। और इन दोनों को पुलिस ने उठा के जब पूछना शुरू किया तो पहले तो ये सब वही अपना, जैसे पहले इसने बता दिया था कि साहब पता नहीं सैलून में बहुत से लोग आते हैं, मुझे क्या पता कौन कहाँ गया है, वैसे ही कुछ कहानी इसने बताने की कोशिश की। पुलिस अपने पर आ गई। आप समझ ही रहे हैं ना कि अपने पर आई होगी तो क्या किया होगा। और थोड़ी देर बाद सारी चीजें एक एक करके दूध का दूध, पानी का पानी हो गया। बिलहरा पुलिस चौकी के जो प्रभारी थे अभिषेक पटेल, उन्होंने करीब 6 घंटे तक सिस्टमैटिक पूछताछ की थी, और बाद में जो इसका रिजल्ट निकला वो ये निकला
कि श्याम मिलन ने बताया कि 17 अप्रैल को बच्ची अपने परिवार के साथ रानगिरी मेले में आई थी। दिन भर वो लोग घूमे और वहीं एक मिठाई की दुकान पर श्याम मिलन और उस बच्ची की मुलाकात हो गई। श्याम मिलन ने अपना नंबर दिया और बच्ची ने अपनी मां का नंबर दिया कि जब ये बात करनी हो इस नंबर पे बात करना, बात हो जाएगी। और 19 तारीख की शाम को अक्षय सेन और श्याम मिलन, ये दोनों हम उम्र थे 19 साल के, ये उसके सैलून पर बैठे हुए थे। तभी इस लड़की का जिक्र अक्षय सेन से किया और ये कहा कि तुम जब कहो तब मैं इसको बुलवा दूं। जैसे बाजी लगाते हैं ना कि जब कहो तब बुलवा दूं। अभी परसों नरसों मुझसे मिली थी, अच्छी है, देखने में ऐसी है, फलानी है, ढेकानी है। जो आजकल के जो सोशल मीडिया पर विचरण करने वाले जीव हैं, जो वृतांत वो देखते हैं वही वृतांत बताते हैं। इसी पर 19 तारीख को फ़ोन किया गया बच्ची को। श्याम मिलन ने ही फ़ोन किया, माँ को फ़ोन किया और माँ ने बच्ची से बात करा दी। श्याम मिलन ने कहा कि तुम रानगिरी आ जाओ, यहाँ मेला बहुत बढ़िया लगा हुआ है, तुमको मेला में घुमाऊंगा। और तभी वो बाहर निकली। तभी उसकी दीपक पटेल से मुलाकात हो गई और दीपक पटेल ने उसको वहाँ उतार दिया मेले में। मेले से वो पूछती हुई सीधे सैलून में पहुंची। सैलून में उसकी मुलाकात श्याम मिलन से हुई। श्याम मिलन और अक्षय सेन ये दोनों उसको देखकर मुस्कुराने लगे। इन दोनों ने उससे कहा कि चलो हम तुमको घुमा के ले आते हैं, यहाँ पास में एक नदी है, नदी के पास हम लोग चलेंगे और वहाँ बड़ा अच्छा लगता है, ये लगता है, वो लगता है, हम ये टॉफ़ी ले लेते हैं, चॉकलेट ले लेते हैं, खाने की ये चीज़ें लेते हैं, वहीं बैठ के खाएंगे, उसके बाद तुमको मोटरसाइकिल से तुम्हारे घर छोड़ देंगे। बच्ची इन दानवों के बहकावे में आकर उस जंगल में पहुंच गई। देहार नदी के किनारे जंगल में ले गया। खाने पीने का जो सामान था वो पहले थोड़ी देर तक खाया। उसके बाद सबसे पहले श्याम मिलन ने उसके साथ जबरदस्ती शुरू की। अक्षय सेन ने पहले उसका मुंह दबाया और श्याम मिलन ने उसके साथ बलात्कार किया। उसके बाद अक्षय सेन ने बलात्कार किया और मुंह जो है उसका दबाए रखा श्याम मिलन ने। लगातार मुंह दबाने से वो बेहोश हो गई। एक तो बलात्कार, दोनों 19 साल के, बच्ची बेचारी 13 साल की, एकदम बेहोश हो गई। अक्षय सेन का कहना है कि मैंने नाड़ी पर हाथ लगा कर देखा तो मुझे लगा मर गई और घबरा कर हम लोगों ने उसको जिंदा ही नदी में, देहार नदी में फेंक दिया। फिर वहाँ से घर आए, सामान्य रूप से जैसे सब जगह जाते हैं गए आए, दुकान अपनी खोली और दुकान पर अपना सामान्य काम काज किया। इसीलिए बच्ची की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सबसे पहले तो बलात्कार, सामूहिक बलात्कार के जितने जो सिम्टम्स होते हैं, बलात्कार की पुष्टि हुई। दोबारा और दूसरी बात, कॉज ऑफ डेथ ड्यू टू ड्राउनिंग, यानी जिंदा फेंकी गई थी और डूबने से मृत्यु हो गई। ये दो चीज़ें उसमें आई हैं जो इनके बयानों से और जो इन्होंने बताया उससे तस्दीक भी हो रहा था। पुलिस ने एक तीसरे व्यक्ति को, जिसने इन दोनों को बलात्कार करते हुए मौके पर देखा था, फिर इनको ब्लैकमेल भी किया कि मैं पुलिस को बता दूंगा, इनसे पैसे भी लिए। लेकिन और जिस दिन पुलिस वहाँ पूछताछ कर रही थी लोगों से, उस दिन उससे भी पूछताछ की गई
लेकिन उसने कुछ नहीं बताया। पुलिस ने उसको भी मुलजिम बनाया। तीनों को पुलिस ने अभी 30 अप्रैल को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। आज की घटना देखिए, आज की घटना का जो सबसे दुखद पहलू ये है कि मृतका के पास तो कोई मोबाइल था नहीं। वो जिस किसी से मिलती थी या उसका नंबर लेती थी तो उसको अपनी माँ की मोबाइल नंबर दिया करती थी। किसी अपनी सहेली से, अपनी साथ में पढ़ने वाली से, या किसी लड़के से जिससे मुलाकात हुई, जैसे श्याम मिलन से जब बातचीत हुई तो नंबर उसने माँ का ही दिया और फ़ोन करने पर उससे बात भी हुई। लेकिन माँ का ये कहना है कि मैं जब जब बिटिया का फ़ोन आता था, मैं उससे कोई चीज़ जानने की कोशिश नहीं करती थी। बेटी को बुला के वो फ़ोन दे देती थी और बेटी उससे बात कर लेती थी। ऐसा माँ ने जब पूछताछ हुई थी उस कॉल के बारे में तब भी बताया और बाद में भी बताया। इससे जब पूछा गया कि भाई ये तुम्हारे पास फ़ोन रहता, हम कहाँ साहब रहता है, 19 तारीख याद है? हाँ साहब याद है, उसी दिन गायब हुई थी। उसमें शाम को 6 बजे, 5 बजे या 6 बजे ये जो कॉल जिस पे 5 मिनट बात हुई थी, ये किसका नंबर था? बाकी के तो नंबर उसने बताया कि इनसे बात हुई थी, चाची से बात हुई थी, भतीजे से बात हुई थी। इसके बारे में उसने यही बताया था कि ये कॉल बिटिया के किसी दोस्त की थी। पुलिस ने पूछा क्या नाम बताया था? भाई किसी का फ़ोन आएगा, वो कहेगा कि उससे बात करा दो, तो तुम पूछोगी नहीं कि तुम्हारा क्या नाम है, कहाँ से बोल रहे हो। तब उसने ये एक, जैसे कहते हैं ना, ब्लैंकेट स्टेटमेंट दिया कि हम कभी बच्ची के दोस्तों से उसका नाम पता नहीं पूछते हैं। ये सबसे दुखद पहलू है इस पूरी घटना का। जबकि अच्छा, और यही पेरेंटिंग की चूक है। ऐसा नहीं कि ये गांव देहात के लोग थे इसलिए ऐसा नहीं किया उन्होंने। बहुत से चगड़ लोग भी हैं। फ़ोन करके देखिए, पूरा सिजरा जब तक नहीं पूछ लेंगे ख़ानदान का, तब तक बात नहीं कराएंगे किसी महिला से या किसी औरत से या किसी बच्ची से। खासकर माँ तो बिल्कुल नहीं कराएगी। लेकिन वही है, पेरेंटिंग में जब चूक होती है तभी इस तरह की घटनाएं होती हैं। कम से कम जो सामान्य रूप से, वैसे भी अब तो आजकल जब से मोबाइल फ़ोन की वजह से इस तरह की घटनाएं हुई हैं, पेरेंट्स वो परहेज करते हैं छोटे बच्चों को मोबाइल खरीद के देने में। यही कहते हैं कि मम्मी का नंबर ले लो, पापा का नंबर ले लो, टीचर को दे देना, दोस्तों को दे देना, जिसको बात करनी हो इस नंबर पे फ़ोन आ जाएगा, हम बात करा देंगे। और अगर फ़ोन आता है तो माएँ या पिता सबसे पहले यही पूछते हैं, भाई कौन हो, क्या नाम है बेटा तुम्हारा? अच्छा, दोस्त हो तो कैसे, साथ में पढ़ते हो उसी क्लास में, या साथ में खेलने जाते हो, या साथ में ट्यूशन पढ़ते हो, किस तरह से तुम इसके दोस्त हो? पूरी बात पूछ के ही तब वो अपने बच्चे से, लड़के या लड़की दोनों से, तभी बताते हैं। माँ ने ये काम तो अच्छा किया कि 13-14 साल की अपनी बच्ची को मोबाइल फ़ोन नहीं दिया। हालांकि इस परिस्थिति में आज के परिप्रेक्ष्य में ये नहीं कह सकता कि ऐसा उन्होंने जानबूझ के किया था उनके पेरेंट्स ने, या फिर अपनी आर्थिक स्थिति की वजह से वो उसको फ़ोन नहीं दिला पाए थे। ये काम तो अच्छा किया कि बच्ची को फ़ोन नहीं दिया। लेकिन इतने दोस्तों के फ़ोन बच्ची के माँ के फ़ोन पर आते थे, लेकिन उसने कभी ये जानने की कोशिश नहीं की। अगर इसी केस में उसने अपना नाम बताया होता कि मैं श्याम मिलन बोल रहा हूँ, मैं रानगिरी बाज़ार से बोल रहा हूँ, तो पूछती ज़रूर कि तुम कैसे जानते हो, क्या उम्र है तुम्हारी, किस क्लास में पढ़ते हो। लेकिन चूंकि वो, जैसे वो कहते हैं ना कि अति विश्वास अपने बच्चों पे, बहुत ज़्यादा विश्वास, कह रहे इसका दोस्त है, हम अभी फ़ोन से बात करा देते हैं। मोबाइल और सोशल मीडिया पर नर पिशाचों और हैवानों की कोई कमी नहीं है। नर पिशाच और हैवान, इनकी कोई कमी नहीं है। दिन भर सोशल मीडिया पर जो विचरण करने वाले अल्पवयस्क हैं,
या जो बिल्कुल हाल फिलहाल में वयस्क हुए हैं। जैसे ये दोनों अपराधी 19-19 साल के थे, साल भर पहले ही वयस्क हुए थे। ये सोशल मीडिया पर अगर विचरण कर रहे हैं तो आप देखिएगा, बहुत से उदाहरण हैं कि ये ऐसे दलदल में फंस जाते हैं कि इनके लिए निकलना मुश्किल हो जाता है। ये जिन दो आरोपियों ने उस बच्ची के साथ, निरीह बच्ची के साथ, अबोध बच्ची के साथ, अल्पवयस्क बच्ची के साथ जो दुष्कर्म किया और जिंदा ही नदी में फेंक दिया, दोनों ही मोबाइल के ज्ञान से परिपूर्ण थे और कामांध हो चुके थे। बहुत सी घटनाएं मैंने आपको बताई हैं। अभी परसों जो मध्य प्रदेश के ही खंडवा की घटना मैंने बताई है कि 20-22 साल के एक लड़के ने 13 साल की बच्ची को लगातार उसके साथ दुष्कर्म किया, प्रेग्नेंट हो गई, दर दर भटकती रही, किसी ने सुना नहीं, और अभी 26 अप्रैल को उसने एक नवजात बच्ची को जन्म दिया। उसके बाद से उसकी तबीयत सीरियस बनी हुई है। अभी आज के जो अखबारों में मैंने पढ़ा है, अभी तक उस बच्ची को, यानी बच्ची जो माँ थी, जो गर्भवती थी, उसको होश नहीं आया था प्रॉपर। पुलिस ने जब बातचीत की उसके बाद फिर वो बेहोश हो गई, फिर थोड़ा बहुत कोशिश की पुलिस ने, फिर थोड़ा होश में आई, लेकिन अभी पूर्ण रूप से स्वस्थ नहीं हो पाई। और ये कामांध हो चुके हैं। मोबाइल पर गंदे वीडियो और फोटो देखकर उन्हें वही करना है जो फोटो और वीडियो में दिखाया जाता है। ये वाला ज्ञान तो वो तुरंत प्राप्त कर लेते हैं, एक बार देखा वो ज्ञान प्राप्त कर लिया, लेकिन उसके बाद क्या हश्र होता है, ऐसे लोगों के साथ पुलिस क्या करती है, कानून क्या करता है, अदालतें क्या करती हैं, कैसी सज़ा मिलती है, माँ बाप जब ये जेल चले जाते हैं तो उसके बाद माँ बाप का क्या हाल होता है, इसके बारे में कोई जानकारी इकट्ठा करने का प्रयास भी नहीं करते, प्रयास ही नहीं करते। बस अपने काम की चीज़, उसी के ज्ञान से बिल्कुल एकदम आत्ममुग्ध हो जाते हैं कि हमने तीर मार लिया है। आज के समय में, यानी वर्तमान परिप्रेक्ष्य में, पेरेंटिंग सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग और सबसे कठिन काम है। बहुत कठिन काम है पेरेंटिंग। बच्चे को आप 3 ही साल में प्रेप में भेजना शुरू कर देंगे, 2.5 साल में ही, कि जल्दी पढ़ ले, जल्दी IAS हो जाए, जल्दी काबिल हो जाए, जल्दी पैसा कमाने लगे, अच्छी अंग्रेजी बोलने लगे, सोसाइटी में हमारा भी नाम हो। हर माँ बाप की ललक होती है, माँ बाप चाहे पढ़े लिखे हों चाहे गैर पढ़े लिखे हों। फिर वो स्कूल गया, अब चाहते तो सब हैं कि बहुत अच्छा पढ़े, लेकिन स्कूल में किससे उसकी दोस्ती है, किस तरह के बच्चों से उठना बैठना है, किन से वो बातचीत करता है, टीचर्स का बच्चे के बारे में क्या असेसमेंट है, इन सब चीज़ों में पेरेंटिंग, जो असली पेरेंटिंग, जो चैलेंज है आज का, इन सब में पेरेंट्स को इन्वॉल्व होना पड़ेगा। क्योंकि देखिए, बच्चों से आप बहुत ज़्यादा सख्ती भी नहीं कर सकते। मैंने भी ऐसे परिवारों को देखा गया बच्चों में जिसमें बहुत ही मतलब इम्प्रैक्टिकल सख्ती बच्चों के साथ, छोटे छोटे बच्चों के साथ की गई, और बाद में चल के वो रिएक्शनरी हो गए, और रिएक्शनरी ऐसा हुए कि आज की तारीख में माँ बाप के कब्जे में ही नहीं है। इसलिए बच्चों को प्यार से, दुलार से, लेकिन सतर्क निगाहों से उनकी परवरिश, बहुत ही कठिन काम है ये। मेरे कह देने मात्र से कि प्यार दुलार से कर ले, ऐसा कुछ नहीं है, बहुत कठिन काम है ये। और उन्हें अच्छे बुरे का ज्ञान कराइए, क्या क्या सावधानियां होनी चाहिए ये बताइए, उदाहरण के साथ बताइए, आसपास घटने वाली घटनाओं के परिप्रेक्ष्य में बताइए, तब उनकी समझ में आएगा। तभी हम, आप या कोई भी अच्छे पेरेंट्स कहे जाएंगे। आशा है आप मेरी इस बात से सहमत होंगे। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।